टूट चुकी है, एनडीए बिखरने की कगार पर आ गई है। एक तरफ तो बीजेपी और शिवसेना ने अजीत पवार को हार का हीरो बता दिया है और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में होने जा रहे हैं उनसे पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। इधर अगर हम देखें तो एनडीए की हालत बहुत खराब है और ये चर्चाएं बहुत तेज हैं कि महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इन्हें धूल चटाई थी, लेकिन अब जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। लेट्स कम and watch the video that how it is becoming. अकेले चुनाव लड़ सकती है, तो तमाम राजनीतिक संभावनाओं को समझने के लिए हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो 2014 से सत्ता में है, उसने माहौल को ऐसे क्रिएट कर दिया है कि मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि इस माहौल का जहर मुझ में इस कदर भर गया, इस माहौल का जहर मुझ में इस कदर भर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। फ्रेंड्स, बीजेपी सरकार ने बहुत नफरतें फैलाई, नफरतों की राजनीति की, बहुत हिंदू मुस्लिम किया, लोगों को कटवाया, मरवाया, मॉब लिंचिंग करवाई। यू नो वेरी वेल, सभी चीजों का आप सबको मालूम है। फिर भी जनता उन्हें इस निगाह से देखती रही कि शायद अब की बार कुछ बदले, अब की बार कुछ बदले, बट देयर वाज नो चेंज। जब कोई बदलाव नहीं हुआ और अब वो लगातार नफरत की राजनीति करते रहे, तो जनता ने भी फैसला कर लिया और जनता ने इस चुनाव में उन्होंने उनको बड़ा करा तमाचा मारा और उनको जमीन पर पटक दिया। और फ्रेंड्स, अगर ईवीएम ना होती तो वो मुंह दिखाने लायक भी ना होते। ये बहुत से लोग कहेंगे कि ईवीएम का बहाना है। ईवीएम के ऊपर तो कोर्ट में केस भी चल रहा है। ईवीएम को बहुत से लोगों ने हैक करके दिखाया है। ईवीएम फोन से हैक हो जाती है। ईवीएम को ये लोग बदल देते हैं। सेम नंबर की ईवीएम को उठा के काउंटिंग पे ले जाते हैं, ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग रूम में रह जाती है। बहुत सारी धांधलेबाजी होती है। प्रशासन इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि प्रशासन पर दबाव है। प्रशासन को ऑलरेडी पता है कि इस तरह की बेईमानी से फिर से बीजेपी आने वाली है, इसलिए वो दुश्मनी मोल नहीं लेते। लेकिन अब की बार बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और विपक्ष के वो लोग जो चुनाव लड़ रहे थे और बाकी कार्यकर्ता, सबने बड़ी तेज तर्रार निगाहों से इस चुनाव पर नजर गड़ाई हुई थी कि कहीं कोई धांधली ना हो जाए। लेकिन बीजेपी ने ईवीएम के जरिए फिर भी धांधली की, नहीं तो वो 40-50 सीट से ऊपर नहीं जाती, ये जानकारों का मानना है और जानकारों का कहना है। ये लोग अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं। जो अज्ञानी होता है वो बिल्कुल अनाड़ी होता है और वो
किसी भी उल्टी सीधी बात पकड़कर खड़ा हो जाता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि ये लोग अज्ञानी है, मगर जनता ने अब की बार इनको सबक सिखा दिया है। अगर ईवीएम ना होती तो ये मोदी खाने लायक नहीं रहते। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी इनकी सरकार बैसाखियों के सहारे है, और ये बैसाखियां कब टूट जाए, कब इधर उधर फिसल जाए और कब सरकार ढह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि ये मोदी गवर्नमेंट अब की बार कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली, क्योंकि अब की बार ये बैसाखियों के सहारे है। सरकार बनाने में इन्होंने जितनी जल्दी की है, ये गिरेगी भी उतनी ही जल्दी। इन्होंने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया है, उल्टे सीधे जुमले देकर, अब जनता हिसाब चुकता करेगी और विपक्षी दल इनको इस तरह से बेइज्जत करेंगे कि वो इनकी सरकार को बीच में गिराने की कोशिश करेंगे। और बैसाखी कभी भी टूट सकती है, कभी भी साथ छोड़ सकती है। बहरहाल मोदी सरकार का जाना तो तय है, और ऐसी नफरती सरकार को जाना भी चाहिए। जनता ने बता दिया कि उन्हें नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी नफरती सरकार का जाना ये एक बहुत अच्छी बात है। इस सरकार ने नफरत के सिवा और कुछ किया ही नहीं, लेकिन जनता ने बताया कि हमें ये नफरत की राजनीति पसंद नहीं है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है कि अब वो कैसे अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे झटके लगने वाले हैं। जनता ने फैसला तो उसके बिल्कुल खिलाफ सुनाया था, लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं अटक गए वो और सत्ता में आ गए। लेकिन शायद ऊपर वाला सत्ता में भी उनको इसीलिए लाया कि अब उनके ढंग से बेइज्जती होगी और जनता तमाशा देखेगी, जैसे वो जनता को बेवकूफ बना रहे थे। फाइनली बैसाखियों का हटना तो मुझे नहीं लगता बहुत लंबी चलेंगी बैसाखियां तो कभी भी हट जाएंगी, और मोदी सरकार कभी भी ढह सकती है। इसकी चिंता लगातार मोदी सरकार को है। आइए इसी बात को लेकर हम एक वीडियो देखेंगे कि क्या वाकई मोदी सरकार के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। बीजेपी की कमर टूट चुकी है, एनडीए बिखरने की कगार पर आ गई है। एक तरफ तो बीजेपी और शिवसेना ने अजीत पवार को हार का हीरो बता दिया है, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में होने जा रहे हैं, उनसे पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। इधर अगर हम देखें तो एनडीए की हालत बहुत खराब है, और ये चर्चाएं बहुत तेज हैं कि महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इन्हें धूल चटाई थी, लेकिन अब
जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। लेट्स कम and watch the video that how it is becoming. अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो तमाम राजनीतिक संभावनाओं को समझने के लिए आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है, क्योंकि राजनीति की जो नब्ज है वो भाव से बेहतर कोई नहीं पकड़ सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक वानखेड़े सर। अशोक सर, महाराष्ट्र के लिए ये बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में बिल्कुल लुटिया डूबने जा रही है। खुद के आंतरिक सर्वे में भी हालत खस्ता दिखी है बीजेपी को। देखिए प्रज्ञा जी, लोकसभा चुनाव होने के 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव, 3-4 महीने के बाद, तो ऐसे में लोकसभा में यदि सुपड़ा साफ हो गया तो विधानसभा में वापस आने का कोई चांस नहीं। एक बात जरूर हो जाती है कि विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया तो भी लोकसभा में आने के चांस होते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी होते हैं। हमने कई बार देखा, ऐसे मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा कि विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन क्लीन स्वीप किया जब लोकसभा में आई। लेकिन इस बार आपको ये देखना होगा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका है। वो भले ही कहे कि मैं आज एनडीए सत्ता में है, एनडीए सत्ता में थी, रहेगी, हमें तो कोई 2014 के बाद 24 तक एनडीए 10 साल तो दिखी नहीं। मोदी की गारंटी और मोदी ही दिखे। अब जब हार गले में आ गई तो हार का एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो बड़ा दिल चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सीना चौड़ा होने से मतलब नहीं है, उससे दिल बड़ा होना चाहिए। हार को एक्सेप्ट करना, पराजय को एक्सेप्ट करना, वो एक अच्छे योद्धा का लक्ष्य है। जो पराजय को एक्सेप्ट करता है वो वही फिर से लड़ाई करने का माध्यम रखता है। ये तो मानने को ही तैयार नहीं कि हम हार गए, 240 पे अटके 370 की बात कर रहे थे, 270 के भी लाले पड़ गए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लगातार आपके चैनल पे भी हम कह रहे थे, सभी दिख रहा था। महाराष्ट्र में मैं बार बार कह रहा था डिजिट पे आई, और वो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई, क्योंकि महाराष्ट्र में मात्र डबल इंजन की सरकार का फेल्यूर ही नहीं था। महाराष्ट्र में कई चीजों का एक इम्पैक्ट था। सबसे बड़े कि महाराष्ट्र के जो 2 राजनीतिक दल थे, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये क्षेत्रीय दल मानता हूं मैं इनको। भले ही राष्ट्रवादी को स्टेटस मिला था राष्ट्रीय पार्टी का, लेकिन वो अब फिर रीजनल पार्टी हो गई और रीजनल क्षेत्रीय क्षेत्र पर उनका मराठी से, महाराष्ट्र से विशेष लगाव है। और हमारे यहाँ नेशनल 2 पार्टी थी, कांग्रेस और भाजपा, और जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसमें शरद पवार की एनसीपी थी, शिवसेना थी, फिर राज ठाकरे की एमएनएस थी। जब शिवसेना को तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता से इसको जोड़ा गया, और जो लोग टूटे उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, ऐसा कहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जब महाराष्ट्र का मराठों का इतिहास आप देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज की तो मृत्यु हो गई गद्दारी के चलते। तो गद्दारी सबसे पहले ज्यादातर छत्रपति शिवाजी को। फ्रेंड्स, हियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। खास बात यह है कि बीजेपी का जो भी साथ देता है, बीजेपी उस पार्टी को तोड़ देती है और तोड़कर उसके से टुकड़ों में बांटकर उसके कुछ टुकड़े जो भी उसके हाथ लगते हैं अपने पास रख लेती है। जैसे बिल्ली की रोटी के झगड़े में बंदर ने जो किया था, बीजेपी वही करती है। जिसके पास गया, समझो राजनीति में तो मर गया। महाराज को जो टैकल करना पड़ा होगा वो मराठों को टैकल करना पड़ा। तो उन्होंने अपने यहाँ जो गद्दारी की फौज थी उनसे ज्यादा लड़ना पड़ा, मराठों से ज्यादा लड़ना पड़ा, ब्राह्मणों से ज्यादा लड़ना पड़ा। लेकिन जो 12 बलूतेदार कहते हैं, जो ओबीसी, आज के डेट में हम ओबीसी, दलित, अति दलित जिसको मानते हैं, उन लोगों ने छत्रपति महाराज को छत्रपति महाराज बनाया। ये वस्तुस्थिति है, ये डॉक्यूमेंटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पत्र लिखे हैं अपने बेटे संभाजी को कि यदि ये महाराष्ट्र आपको संभालना होगा, ये मराठा राज्य, हिंदवी स्वराज्य कहते थे, वो हिंदुओं का नहीं कहते थे, हिंदवी स्वराज्य यदि आपको समझना होगा तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना होगा, ब्राह्मण और मराठों से दूर रहना होगा। मराठे जागीर मानते हैं और ब्राह्मण वतन। 12 बलूतेदार जो है, ये 12 पगड़ी जाति जो है, ये है जो जिन्होंने इस साम्राज्य को खड़ा किया। तो ये तब की बात है। तो कुल मिलाकर शिवसेना को तोड़ना ये विश्वासघात की बात है। ये बात अलग है कि आपने
चुनाव आयोग और बाकी सगला मैनेज करके आपने उनको ओरिजिनल शिवसेना बताया। एकनाथ शिंदे की ओरिजिनल शिवसेना सिंबल उनके पास, लेकिन जनता के न्यायालय ने क्या बता दिया? जनता के न्यायालय ने मोहर ठोक दी कि उद्धव ठाकरे ही ओरिजिनल शिवसेना है। ओरिजिनल शिवसेना। शरद पवार की क्या हुई? शरद पवार के एनसीपी को भी ऐसे ही तोड़ा गया और बेवजह तोड़ा गया। शरद पवार की एनसीपी तोड़ने की जरूरत नहीं थी, सरकार मेजोरिटी में थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन आपको क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करनी, आपको महाराष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाली पार्टियां खत्म करनी है, तो आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ी। क्या हुआ? शरद पवार 10 सीटें लड़े, 8 लेके आए। अजित पवार 4 लड़े, 1 जीत गई, वो भी सुनील तटकरे अपने भरोसे। अजित पवार अपने पत्नी को अपनी घर के कॉन्स्टिट्यूंसी से जितवा नहीं पाए। प्रज्ञा जी, आपको आश्चर्य होगा कि बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी है जहां से अजित पवार विधायक है, वहां उनकी पत्नी 48,000 से पीछे रह गई। मतलब वैसा देखा जाए तो अजित पवार चुनाव हार जाएंगे विधानसभा का लड़ते, यदि मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो। ये जो देखा उन्होंने, अब उसके बाद भाजपा 9 पे आ गई। भाजपा को थोड़ा बहुत इसलिए सहारा मिला, 9 पे भी इसलिए आई वो क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र ने अच्छा साथ दिया। उत्तर महाराष्ट्र ने साथ दिया क्योंकि एकनाथ खड़से जैसे स्टॉलवर्ड को हाथ पैर जोड़ के वापस लाया। वो वापस आए तो उन्होंने अपने पुराने रूट्स और अपने पूरे बीजेपी इकट्ठा करके वहां विजय दिलवाई। बाकी जगह भाजपा के नेताओं ने भाजपा हरवाई है क्योंकि ओरिजिनल भाजपा गायब और बाहर की आई हुई भाजपा ज्यादा हो गई महाराष्ट्र। लेकिन भाजपा और शिवसेना वाले तो अजीत पवार को हार का हीरो बना रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र ने भी यही छाप दिया है। मुझे बिल्कुल आरएसएस के मुखपत्र ने, लेकिन अजीत पवार ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अजीत पवार था क्या? यस। उत्तर प्रदेश में तो आपकी हालत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से भी बुरी हुई। राजस्थान में भी आप मार खाए, गुजरात में भी आपका रिकॉर्ड 26 का वो भी नहीं कर पाए, वहां पे भी एक सीट खो दी आपने। आपके गृहनगर में जहां से अमित शाह नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां यदि आपका रिकॉर्ड नहीं बना सकते तो इसके मायने हैं कि अजित पवार ही फैक्टर नहीं था। हाँ, अजित पवार को जनता ने नकारा, पूरे सिरे से नकारा। अब अजित पवार का कुनबा जो है 80 सीटें मांग रहा है लोकसभा विधानसभा, जो बड़े मुश्किल से एक लोकसभा जीत पाए, वो 80 सीटें कौन देगा? तो ये सबको पता पड़ गया कि अब अजित पवार विनेबिलिटी का नाम नहीं। आज भी महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वहां विनेबिलिटी का मास्टर चाबी शरद पवार है। शरद पवार जी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि कोई भी वापस आने को तैयार है, हम नहीं। हालांकि आज रोहित पवार का स्टेटमेंट है कि 19 लोग जो है वो अजित पवार गुट के हमारे संपर्क में है, लेकिन अभी 23 जून से 12 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है महाराष्ट्र में, बजट सेशन। वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि बजट सेशन में एक बार फंड अलॉट हो जाए अपने विधानसभा क्षेत्र में, और वो फंड अलॉट करवा के, क्योंकि ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर फंड अलॉटमेंट उनके हाथ में, एक बार उनसे फंड अलॉट करवा के फिर उनको नमस्ते की जाएगी। क्योंकि जो दादा अपने पति को नहीं जितवा पाया, वो हम क्या जितवा पाएगा, ये सवाल है। छगन भुजबल जैसे लोग, उनको मालूम है कि शरद पवार उनको वापस नहीं लेंगे, तो वो शिवसेना के दरवाजे ठकठका रहे हैं। छगन भुजबल शिवसेना वापस जाना चाहते हैं, जो उनकी पहली ओरिजिनल पार्टी थी। शिवसेना से वो कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में एनसीपी से गए, एनसीपी से वो शरद अजित पवार के साथ गए, अब वापस शिवसेना जाना चाहते। तो यदि वो चले गए शिवसेना में, बाकी लोग चले गए, तो फिर अजित पवार के पास रहता क्या है? एक सुनील तटकरे, एक के भरोसे। इससे अच्छा अजित पवार बार बार कह भी रहे थे चुनाव के दौरान, यदि मैं लोकसभा हार गया बारामती तो मैं फिर छोड़ दूंगा राजनीति, मैं अपना बिजनेस करूंगा, जब तुम लोग साथी देने को तो मैं क्या राजनीति करूँ? तो वो राजकीय सेना लेंगे क्या? क्योंकि अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने को फायदा नहीं सीखा। अब वो बीजेपी के साथ ये है कि अजित पवार ये अंकेल हो गए, अजित पवार को छोड़ना, क्योंकि वहां ऑर्गेनाइजर ने बोला, और अजित पवार को लेने के बाद आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो। आप जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, कई बार मुझे देखिए, अभिभावक है हमारा प्रधानमंत्री जी, देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, वो मेरे प्रधानमंत्री है निर्विवाद रूप से। अब जब तक सत्ता में है तब तक प्रधानमंत्री है। मेरा कोई अशोक वानखेड़े कोई मतदाता नहीं कि मेरे वोट से वो चले जाएंगे, या प्रज्ञा जी। तो हमें प्रज्ञा जी आपके मेरे प्रधानमंत्री है वो, और प्रधानमंत्री मेरे अभिभावक है, तो उनकी भी हेल्थ की चिंता करना जरूरी है। मुझे लगता है कि उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई है, उन्हें मेमोरी पे काम करना होगा। उन्हें कुछ हो सकता है, ये उम्र के साथ होता है, आदमी मेमोरी लॉस होता है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि वो बोलते कुछ है, दूसरे दिन डिनाई करते हैं, फिर तीसरे दिन कुछ बोलते हैं, चौथे दिन डिनाई करते हैं।
अब उनको मैंने एक वो भाषण सुना कि भाई क्या हो गया लोगों को, भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठा के चलते हैं, भ्रष्टाचारियों को खंडे पे बिठा के चलते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोग आते हैं। क्या हो गया इस देश की राजनीति? ये वो बोल रहे थे, वो भूल गए कि उन्होंने देश के भ्रष्टतम नेता बीजेपी में एक भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ स्थापित करके एक किए हैं। राहुल गांधी जी ने हमसे बात करते हुए एक बात बड़ी अच्छी कही थी। उन्होंने कहा कि वी शुड बी थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी। ही हैज डन अ डिटॉक्सिकेशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल अपोनेंट्स। हमारी जितनी भी राजनीतिक विरोधी दल है, सबका उन्होंने डिटॉक्सिकेशन किया है, हमारे को क्लींजिंग किया है। जितने भी भ्रष्टाचारी है सब साफ करके वो ले गए साथ में। अब हमारे पास क्लीन लोग बचे हैं। हंसते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक कहा था, लेकिन ये फैक्ट है। तो आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म होगी और जो देंगे उनको लगा कि शरद पवार को खत्म करेंगे, शरद पवार को खत्म करेंगे, जिसने ज्ञान दिया होगा उसको तो पहले भाजपा ने निकाल के फेंक देना चाहिए बाहर। इतना अंडर एस्टिमेट, इतना इमेच्योर पॉलिटिकल आदमी कौन होगा जो ये सोचता कि अजीत दादा है तो शरद पवार। ये उल्टा हो गया, शरद पवार है तो अजीत दादा है। आज अजीत पवार को अपने औकात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर अजीत पवार उनको बैगी हो गए, बैगेज हो गए। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे का भी कुनबा चिल्लाने लगा है। खासकर एकनाथ शिंदे के 2 विधायकों के सांसदों के टिकट काट दिए और दोनों हार गए। तो वो टिकट क्यों काटे थे? सर्वे किया था जी। तुमने करके उनका सर्वे हुआ था, उनको बोला था नहीं तुम हार जाओगे, तुम्हारी जगह दूसरे को टिकट देंगे। तुमने ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मैं आज उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ता तो आज शायद मैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ता और सांसद जीतता। ये मैंने बहुत बड़ा गलती की थी। ऐसे कई लोग हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक सामंत स्थापित हुआ है। शरद जी के साथ जो थे, फिर उनके बेटे सांसद विधायक, फिर उनके बेटे विधायक सांसद, फिर हमको उनके बेटे के बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े, कार्य सम्राट बर्थडे के दिन। तो बाकी लोगों को लगता था कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस में और किसी को जगह नहीं है। शरद पवार जी को भी लगता था कि अब इनको ढोना बंद करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो काम अजीत पवार जी ने उनका बहुत इजी कर दिया। ये जो 40-41 को ले गए, शरद जी ने धन्यवाद दिया कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी लिखा नई फौज तैयार है। और जो नए लोग हैं वो इतने ताकतवर है कि एक लंके नाम के बहुत ही सामान्य गरीब घर के एमएलए ने वीके पाटिल के साम्राज्य को अहमदनगर में धक्का दिया और सुजय को हरा के वो सांसद बना। ये ताकत है नए लोगों की। वही नए लोग शिवसेना में आए, वही नए लोग शरद पवार, उनके तो पार्टी का तो नया कलेवर हुआ। जैसा होता है ना जगन्नाथ, आजकल जगन्नाथ की ज्यादा बात होती है, राम राम कोई बोलता तो बीजेपी जो जब से अयोध्या में, एक मिनट, जब से अयोध्या में पराजय हुई है, इन्होंने राम राम बोलना छोड़ दिया है, जय जगन्नाथ बोलना शुरू हुआ। आजकल ओडिशा में ज्यादा मिलता है। तो वो जगन्नाथ की भाषा में मैं बोलूं तो हर 12 साल बाद उनकी मूर्तियां बदलती है, उसको नए कलेवर बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार के पार्टी का नया कलेवर हो गया, नया रूप उनको मिल गया। तो काहे को ये विद्रुप चेहरा साथ में लेंगे? बिल्कुल तो बीजेपी के लिए ये दोनों लोग अब टेंशन हो गए। बीजेपी में एक धड़ा कहता है कि अपने बलबूते पे चुनाव लड़के देखो, हो सकता है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। हालांकि इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसी पर आ रही थी अशोक सर की जो चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का, तो इसके क्या मायने हैं? क्या इस अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा? उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिनको साथ में रखा हो तो लाइबिलिटी निकले। एकनाथ शिंदे की सीट कैसी आई सब जानते हैं। जो एकनाथ शिंदे के पास जो सीटें आई उसमें एक सीट 48 वोटों से आई है, वो तो झगड़े में पड़ रहा है। ठाणे और कल्याण उनकी बेटी की सीट और ठाणे उनकी सीट और 2 सीटें उनकी भी। बाकी 2 सीटें सिंबल के चक्कर में आ गई क्योंकि उस जगह मशाल ठीक से गई नहीं, इसलिए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर मारा नहीं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि अपने नए लोग 200 अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और उसी के मद्देनजर आप ये राजनीतिक विश्लेषण देख रहे थे। इन सब से पता चलता है कि बीजेपी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि जनता उन्हें बख्शने वाली नहीं है और शायद होगा भी ऐसा।
ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस विश्लेषण से। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।